नमस्कार एंड आई वेलकम टू एथिकल स्टडी। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। देखो, जो यूपीएससी और पीसीएस के जो प्रीलिम्स होते हैं उनके अंदर एक या दो क्वेश्चन जो ग्लोबली या फिर नेशनली जो हर साल रिपोर्ट या फिर इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये फ्री के नंबर होते हैं क्योंकि इनके अंदर ज्यादा क्या पूछा जाता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, भारत की रैंक क्या है, और यदि और भी ज्यादा पूछ लेते हैं तो ये पूछते हैं कि इस इंडेक्स या रिपोर्ट को जारी करने के पैरामीटर्स क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स लाइट द फ्लेम विद द स्पार्क ऑफ द नॉलेज। जिन लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो एथिकल स्टडी चैनल को टेलीग्राम के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि इस इंडेक्स के बेसिक्स की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये एनुअली जो है रिलीज किया जाता है। इसके अंदर 132 कंट्रीज को रैंक किया जाता है। कौन सी कंट्री के अंदर कितना ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उन सब बातों को यहाँ पर जो है रैंक किया जाता है। तीसरा, जो कौन सी 3 संस्थाएं मिलकर के इसको जारी करती हैं, तो एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों संस्थाओं का ग्रुप जो है इसको तैयार करता है। उसके बाद यदि भारत के रैंक की बात की जाए, पिछले वर्ष भारत की रैंक थी 48। भारत ने 2 पायदान ऊपर आकर के 46 रैंक को प्राप्त किया है। यदि 2014 में भारत की रैंक को देखा जाए तो 188 रैंक थी। नीति आयोग इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार हुआ है, हम प्रत्येक वर्ष 10 से 15 1 बिलियन की कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। नॉलेज कैपिटल हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है और जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ आकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। इसने इस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक को ऊपर लेके आने में काफी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनके कारण हमारी रैंक ऊपर आ रही है इनोवेशन के अंदर। आप देखते होंगे जो इसरो है वो हर बार जो है एक नई रॉकेट के द्वारा या फिर नया मिशन लॉन्च करता रहता है। उसके साथ साथ DRDO के द्वारा नई मिसाइल, एयरक्राफ्ट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। तो इन संस्थाओं के द्वारा इस इनोवेशन के अंदर भारत की रैंक को इंप्रूव करने में काफी बड़ा योगदान है। उसके बाद यदि कॉन्टिनेंट वाइज देखें, महाद्वीपीय वाइज देखें, तो सेंट्रल और सदर्न एशिया के अंदर भारत पहले स्थान के अंदर आता है। सेकंड स्थान पर ईरान है। देखिए आप, अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। उसके बाद इन सभी प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद ईरान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे जो है उसके बाद इसके ऊपर सैंक्शनों को फेस करते हुए ये स्थिति है, तो ईरान की जो है सराहना करनी बनती है। उसके बाद यदि विभिन्न प्रकार की कंट्री की रैंकिंग देखी जाए तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, और 5वें स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसके बाद हम हमारे पड़ोसी देश चाइना की रैंकिंग देखते हैं, ये 12वें स्थान पर है। देखो, चाइना के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है और चाइना की रैंक बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी रैंक है चाइना की। भारत के आसपास की कंट्रियों को देखा जाए तो आपको 46 पे भारत दिख रहा होगा। भारत से ऊपर है रशिया फेडरेशन, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड जो है ये भारत के जो है टर्की और पोलैंड जैसी जो कंट्री है ये भारत से ऊपर है। भारत से नीचे देखा जाए तो ग्रीस, रोमानिया, यूक्रेन जो है ये भारत, फिलीपींस जैसे, मॉरिशस जैसे, चिली जैसे जो देश है ये भारत से नीचे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इस इंडेक्स के अंदर। यदि इस इंडेक्स में अंतिम देश को देखा जाए तो वो है एंगोला और 131 रैंक पे है वो है यमन। अब देखो, यमन के अंदर तो आप सबको पता है गृह युद्ध चल रहा था, तो हम इसके ऊपर तो ये देख नहीं सकते हैं कि भाई वो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम से हट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। अभी मैं आपको देखो एंगोला की जो है भौगोलिक स्थिति दिखा देता हूं। यह है हमारा प्यारा देश भारत। अब हम भारत से जब सदर्न वेस्ट की तरफ जाते हैं तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये आपको एंगोला दिख रहा होगा। तो एंगोला इस इंडेक्स के अंदर जो है अंतिम देश है, 132 रैंक है इसकी। और यदि हमारे कुछ पड़ोसी देश देखना चाहें तो नेपाल की रैंक है 111, है ना, 111 रैंक है, 111 रैंक है इसकी। उसके बाद यदि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंक देखी जाए तो 99 है। पाकिस्तान इसमें कितना है, 99। श्रीलंका की 95 है। श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर है। तो इसमें जो है बाद यदि हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को किन पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है, तो सबसे पहला है इंस्टीट्यूशंस। किसी भी देश के अंदर वहां पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, स्थायी गवर्नमेंट है या नहीं है, वहां पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, वहां की जो
रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं वो किस प्रकार से कंपनियों के साथ या फिर संस्थाओं के साथ ट्रीट करती हैं। जैसे हमारा आरबीआई है, वो बैंकिंग जो संस्था है उनके साथ किस प्रकार से काम करता है, उनके कार्यों को लेकर के अच्छे से कार्य हो तो उनको लेकर के नए इनोवेशन करता रहता है या नहीं करता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, किसी भी देश में कितनी जल्दी कितनी आसानी से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरा मानक है ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च। एजुकेशन किसी कंट्री में कितनी अच्छे से दी जा रही है, तीनों लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और जो व्यवहारिक नॉलेज है वो कितने अच्छे से दी जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई कंपनी अपनी डिमांड को या फिर भारतीय देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सब बातें देखी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंदर कितनी बेहतरी से काम हो रहा है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सड़क वगैरह कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है वहां पर। उसके बाद ये दो महत्वपूर्ण होते हैं, मार्केट सोफिस्टिकेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन। मार्केट वहां पर कैसा है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट स्केल जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। यदि बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज वर्कर या फिर स्किल्ड वर्कर कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं, इनोवेशन लिंकेज कितने अच्छे से किया जा रहा है, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद क्या क्रिएटिव आउटपुट निकल करके आ रहा है, इन सब चीजों से लेकर के इनोवेशन से आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। उसके बाद नॉलेज के अंदर जो है नॉलेज क्रिएशन हो रहा है, इन सभी कार्यों से नॉलेज इंपैक्ट क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमी के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, इनोवेशन के अंदर। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर तैयार की जाती हैं, देखी जाती हैं, ये सभी पैरामीटर्स हैं इसके। उसके बाद जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसी के आधार पर भारत अपना खुद का एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तैयार करता है। इसमें 2020 को लेकर के कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इन सब के ऊपर आप बताइए मुझे, इसके उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना। दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको रिलीज करता है नीति आयोग। दूसरा, कर्नाटक इसमें 2020 के इंडेक्स में पहली रैंक के ऊपर था। तो आप मुझे बताना इन दोनों में से कौन सी सही है, एक सही है, दो सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।